अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर आलोक का मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। उसे बेहद शर्मिंदगी थी अपनी सोच पर, अपने रवैये पर। लेकिन अब इतनी देर हो चुकी थी कि आलोक का पछतावा किसी काम का न था। कहावत है ना, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। छवि यही तो कह गई थी उससे, अपने पिता से। आज आलोक के पास कुछ भी नहीं था, ना घर, ना पैसा, ना परिवार। ऐसा नहीं कि ये सब उसके पास कभी नहीं था, लेकिन उसने सब खोया अपनी पुरातनपंथी सोच की वजह से। पहले अगर उसने अकल से काम लिया होता तो आज वो अकेला नहीं होता। आज उसके पास उसका पूरा परिवार होता। उसके दोनों बच्चे छवि और विवेक होते और उसकी पत्नी सुधा जिंदा होती। सुधा की याद आते ही आलोक अतीत के पन्नों में खो गया। करीब 30 साल पहले आलोक और सुधा की शादी हुई थी। आलोक अच्छे खाते रईस खानदान का लड़का था। उसके पिता का अपना व्यवसाय था जो अच्छा चलता था और आलोक वही संभालता था। सुधा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी। शायद इसीलिए आलोक ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी के बाद दोनों को पता चला कि वो दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक पूरब था तो दूसरा पश्चिम। सुधा एक समझदार लड़की थी तो आलोक दकियानूसी और घमंडी। क्योंकि सुधा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी तो उस पर हुक्म चलाना तो वो अपना अधिकार समझता था। वैसे भी वो अच्छी तरह जानता था कि सुधा उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये तो शादी के बाद सुधा को समझ आया था कि इसलिए आलोक ने उससे शादी की थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी 3 बहनें और भी थीं जिनका विवाह होना अभी बाकी था और पिता की आय के सीमित ही साधन थे। इसीलिए वापस माता पिता के घर जाना संभव नहीं था। जैसे तैसे सुधा ने इसे ही अपनी किस्मत समझकर अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया था। 1 साल बाद ही सुधा ने छवि को जन्म दिया। उसने सोचा अब तो बच्चे के सहारे समय अच्छा कट जाएगा। वो कहाँ जानती थी कि आलोक उसकी जिंदगी और मुश्किल बनाने वाला था, क्योंकि उसने एक लड़की को जन्म दिया था। लड़की पैदा होने की खबर सुनते ही आलोक आग बबूला हो उठा। वो उसे पालना भी नहीं चाहता था। सुधा ने उसे बहुत हाथ पैर जोड़े थे, तब कहीं जाकर वो शांत हुआ। छवि पर 1 रुपया भी खर्च करना उसे फिजूल लगता था। उसका मानना था कि लड़की तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, उस पर क्या पैसे खर्च करना, वंश तो बेटे से चलता है। आलोक ने कभी उससे प्यार के 2 मीठे बोल नहीं बोले। बोलना तो दूर, उसे तो छवि की तरफ देखना भी मंजूर नहीं था। सुधा के बस में जितना था उतना वो छवि को खुश रखने की कोशिश करती। उसका भी एक ही सहारा था ऐसे माहौल में। छवि हर समय अपने माता पिता को झगड़ते और माँ को रोते बिलखते देखकर बड़ी हो रही थी। अभी वो 5 साल की ही थी कि सुधा चल बसी और पीछे छोड़ गई एक नवजात शिशु विवेक। छवि के लिए आने वाली जिंदगी अपार तकलीफों से भरी होने वाली थी। वो तो जैसे अनाथ हो गई। बाप उसे अपनी औलाद नहीं मानता था और माँ असमय ही काल का ग्रास बन गई। उसे लगा उसका भाई ही अब उसका सब कुछ है। वो अपनी पढ़ाई करती और विवेक का पूरा ध्यान रखती। आलोक विवेक पर अपना सब कुछ न्यौछावर करता रहता और छवि को पूरी तरह अनदेखा करता। छवि भी बच्ची थी, उसका भी मन मचलता खिलौनों को, नए नए कपड़ों को और पिता के प्यार को। लेकिन ये सब उसकी किस्मत में कहाँ। यूं ही 8 वर्ष बीत गए। पिता के लाड़ प्यार से विवेक बेहद बिगड़ गया था। वो जिद्दी और बदतमीज होता जा रहा था। पढ़ाई ना करना, झूठ बोलना, पिता के पैसे चुराना, ये सब वो मात्र 8 वर्ष की आयु में ही सीख गया था। हमेशा गलती करके पिता के सामने छवि को दोषी बना देता और आलोक अक्सर छवि पर हाथ छोड़ देता। ये देखकर विवेक का साहस दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। जब छवि ने देखा कि उसका भाई भी उसका नहीं है तो उसने अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिया। 10वीं के बाद आलोक ने उसकी पढ़ाई का खर्च देने से मना कर दिया तो उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस भरनी शुरू कर दी। माँ की असमय मृत्यु और पिता के सौतेले
से व्यवहार ने उसे छोटी सी उम्र में ही समझदार और परिपक्व बना दिया था। एक दिन वो घर के स्टोर में कुछ सामान ढूंढ रही थी कि उसके हाथ एक पुराना सूटकेस लगा। उसने खोलकर देखा तो उसमें सुधा की चीज़ें थी। कुछ पुरानी फ़ोटो, उसकी और आलोक की शादी की एल्बम, कुछ साड़ियाँ और उनके बीच में एक पुरानी डायरी। छवि ने डायरी और अपनी और सुधा की फ़ोटो उसमें से निकाल ली। जब उसने डायरी खोलकर देखी तब उसे पता चला कि सुधा डायरी लिखती थी। उसके हर पन्ने में उसकी तकलीफ़ों और दुखों की दास्तान लिखी थी। छवि की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे कि तभी उसकी नज़र उन पन्नों पर पड़ी जिनमें सुधा की मौत का राज कैद था। उसने पढ़ा कि विवेक से पहले सुधा 4 बार गर्भवती हुई, लेकिन आलोक हर बार लिंग परीक्षण करवाया करता था और जब उसे पता चला कि सुधा की कोख में लड़की है तो उसने हर बार उसका गर्भपात करवा दिया। फिर 5वीं बार जब सुधा गर्भवती हुई तब जांच में 2 बातें पता चली। पहली ये कि इस बार सुधा की कोख में लड़का है, दूसरी ये कि बार बार गर्भपात करवाने के कारण इस बच्चे को जन्म देने में सुधा की जान को खतरा था। मगर आलोक को कहाँ सुधा की फिक्र थी। वो तो खुशी से पागल हुआ जा रहा था कि उसका वारिस आ रहा है। सुधा धीरे धीरे अपनी जिंदगी खत्म हुए देख रही थी। उसे अगर चिंता थी तो बस छवि की। वो जानती थी आलोक उसे जरा भी प्यार नहीं करता, बस इसके आगे छवि पढ़ ना सकी। उसने डायरी बंद कर दी और बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। इस सच से उसके मन में आलोक के प्रति गुस्सा और नफरत दोनों भर गए थे। वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि घर के दरवाजे पर उसे कुछ शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि 2 लड़के विवेक को पीट रहे थे क्योंकि उसने उनसे जुआ खेलने के लिए 50,000 रुपए उधार कर लिए थे जो वो चुका नहीं सका था। बड़ी मुश्किल से उन लड़कों के हाथ पैर जोड़कर छवि विवेक को बचाकर घर के अंदर लाई। वो पहले ही परेशान थी और जुए की बात सुनकर उसका दिमाग और ज़्यादा खराब हो गया और उसने विवेक के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तभी आलोक घर में घुसा। उसने आव देखा ना ताव छवि पर बरस पड़ा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई विवेक को थप्पड़ मारने की। छवि के लाख समझाने पर भी वो नहीं समझा। आखिर छवि के सब्र का बांध टूट गया। उसने विवेक और आलोक से सारे संबंध तोड़ दिए और घर छोड़कर एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने चली गई। कहते हैं ना, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। 11वीं कक्षा की पढ़ाई करते समय छवि ने शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखी थी। वो ही उसके इस बुरे समय में काम आने वाली थी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के साथ साथ छवि ने 2 घंटे टाइपिंग की पार्ट टाइम जॉब कर ली। साथ ही उसने बीएससी में दाखिला ले लिया। उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उस कलेश भरी ज़िंदगी से बेहतर थी। समय यूं ही पंख लगाकर उड़ गया। कठिनाइयों की सीढ़ी बनाकर वो ऊपर चढ़ती चली गई। उसने कभी पलटकर विवेक या आलोक की तरफ नहीं देखा। उन दोनों ने भी कभी उसकी खबर लेने की कोशिश नहीं की। करीब 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में छवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वो एमएससी कर चुकी थी, वो भी गणित में, और उसने अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्थापित कर लिया था जहां 10वीं से बीएससी तक के बच्चों को गणित पढ़ाई जाती थी। पहले वो वहां अकेली पढ़ाती थी, फिर धीरे धीरे उसका नाम होने लगा और बच्चे बढ़ने लगे तो उसने दूसरे और शिक्षक भी रखे। अब तो उसका इंस्टीट्यूट शहर के नामी इंस्टीट्यूट्स में एक था और वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। घर, गाड़ी, नौकर सब था उसके पास और सब उसने अपनी मेहनत से बनाया था। एक दिन वो रोज की तरह अपने इंस्टीट्यूट पहुंची तो उसने देखा एक बहुत ही दुबला पतला बीमार सा दिखने वाला अंधेड़ उम्र का आदमी उसके कैबिन के बाहर बैठा है। पास पहुंची तो उसका दिल धक से रह गया। वो कोई और नहीं था, उसका पिता आलोक था। आश्चर्य भरे स्वर में वो बोली, आप यहाँ कैसे? तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? आलोक ने पूछा। वो आलोक को अपने साथ अपने कैबिन में ले आई और बोली, बताइए क्या बात है? इतने सालों बाद आपको मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आलोक ने जवाब दिया, तुम सही कह रही हो,
बात आज ज़रूरत की ही है। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी पिछड़ी सोच ने मेरा घर बिगाड़ दिया। तुमने जब से घर छोड़ा बस मैं घटता ही चला गया। एक तरफ मुझे व्यवसाय में घाटा हो गया और मेरा सब कुछ नीलाम हो गया। अब मैं किराए के एक कमरे में रहता हूँ जिसका किराया देना भी मेरे लिए मुश्किल है। दूसरी तरफ विवेक को जुए के साथ साथ शराब पीने की लत भी हो गई। जब मेरे पास उसके शौक पूरे करने को पैसा नहीं रहा तो उसने कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी करके उनका पैसा ऐंठ लिया और आजकल इसी जुर्म में जेल काट रहा है। मेरे पास उसे छुड़ाने के पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, लेकिन अपना इलाज करवाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। बेटा, मुझे कुदरत ने बहुत दंडित किया है। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं चैन से मर सकूँगा। इस विषय में बाद में बात करेंगे। पहले आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। छवि ने ये कहकर आलोक को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। यूं तो वो आलोक से बेहद नाराज थी, लेकिन कैंसर की बात सुनकर एक बेटी अपने पिता को कैसे यूं ही मरने के लिए छोड़ देती। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने छवि को बताया कि आलोक का कैंसर तीसरी स्टेज में है और उसका इलाज शुरू हो जाना चाहिए, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। छवि ने डॉक्टर से कहा कि इलाज का सारा खर्चा वो देगी और वो आलोक को हॉस्पिटल में छोड़ आई। करीब 1 महीने तक आलोक का इलाज चला। अब वो पहले से बेहतर था। आलोक के डिस्चार्ज का दिन आया तो छवि उसे एक सीनियर सिटीजन होम में ले गई। उसने वहाँ आलोक के लिए एक कमरा बुक करा दिया। उसने आलोक से कहा, मैंने आपसे कहा था ना, बाकी सब विषय पर बाद में बात करेंगे। आप मेरे पिता हैं। आपका इलाज करवाना मेरा फर्ज था। आप जब तक जीवित रहेंगे आपका खर्चा मैं उठाऊंगी, लेकिन मैंने जो खोया उसे मैं कभी भुला नहीं सकती और आप शायद कभी समझ नहीं सकते कि मैं एक खुशहाल ज़िंदगी जीने को किस कदर तरसी हूँ। आपने अपनी रूढ़िवादी सोच की बलि चढ़ा दिया मेरा बचपन और मेरी सबसे कीमती चीज़ मेरी माँ। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर बेटियाँ नहीं होती तो आप लोग पत्नियाँ कहाँ से लाते और कहाँ से लाते अपने खानदान के वारिस। आज जब आपको ज़रूरत है, आपका वारिस कहाँ है जिसके लिए आपने मेरी माँ का तिरस्कार किया, उसे जानते बूझते एक अंधे कुएं में ढकेल दिया और मुझे कभी अपनी औलाद नहीं माना। क्या आज वो आपको सहारा दे सकता है? वारिस वो होता है जो अपने पिता की विरासत को बढ़ा सके, उसे संभाल सके, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन ये बात आप जैसे दकियानूसी लोग नहीं समझते। खैर, आपने पछताने में बहुत देर कर दी। माँ कब की चली गई और मैंने बहुत पहले वो घर छोड़ दिया था। बस आशा करती हूँ कि लोग आपको देखकर सबक ले और समझे कि लड़का और लड़की दोनों एक समान होते हैं। दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटियों को भी उन सब चीज़ों का अधिकार है जितना बेटों को है। इतना कहकर छवि कमरे से बाहर आ गई और आलोक बस उसे जाते हुए देखता रह गया। आखिर रोकता भी तो किस अधिकार से। आज आलोक को अपनी की गई गुनाहों की सही सज़ा मिल रही थी, क्योंकि जो गुनाह उसने किया था वो माफ़ी के बिल्कुल लायक नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।